नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूं आपका हितैषी परम स्नेही मित्र, जो आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रहा हूं। नीति शतकम प्रवृत्ति का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी जब तक आप उद्यम नहीं करोगे, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप कर्मठ नहीं होगे, तब तक आपके मनोरथ, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार एक सूते हुए सिंह के जो मुख के अंदर जो है मृग या हिरण वो नहीं आता है, यानी उस सिंह को प्रयत्न करना पड़ता है। अगर वो सो रहा है तो उसके सोने के अंतर्गत उसके मुख में जो है कोई भी सिंह या कोई भी उसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता। उस प्रकार ही आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होगे। हम बात कर रहे थे विशेषण के बारे में। आप मेरे चैनल को निरंतर देखते रहे, फॉलो करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करें, साथ में हमारे को विदित भी कराते रहे कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप इस तरह कमेंट करोगे तो हमारा भी सहयोग रहेगा और हमारा मनोबल, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कि विशेषण के बारे में बात की। हम सबसे पहले परिभाषा के बारे में जाने थे कि विशेषण की शाब्दिक अर्थ होता है गुण या विशेषता। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है गुण या विशेषता। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। इसके पश्चात हमने विशेष्य के बारे में जाना था, प्रविशेषण के बारे में हमने बात की थी। भेद की अगर हम बात करें तो आप लोगों को भेद के बारे में अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से भेद बताए हुए हैं। तो आप लोग जो इस असमंजस की स्थिति में नहीं पढ़ना है, आपको भेदों के बारे में पूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विशेषण के भेद कितने होते हैं और किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आए तो आप लोग उसको किस तरह करें, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रकार से भेद बताए हुए, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है चीज़। विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। अब देखो विशेषण के भेद किस तरह से प्रश्न आए तब कैसा जवाब देना है। अगर सीधा सीधा विशेषण के भेद का प्रश्न पूछ लेता है तो समय आप लोगों को बताने 5, यानी विशेषण के 5 भेद हैं। और अगर 5 नहीं दिए हुए हो विकल्प में और 4 दिए हुए हो तो समय आपको बताने 4। और जब 5 और 4 दोनों दिए हुए हो उस परिस्थिति में आपको 5 जो है वो विशेषण के भेद बताने हैं। अब विशेषण के 2 भेद भी होते हैं। विशेषण के 2 भेद कब होंगे? जब वो परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद बताओ। स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद बताओ। स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। विशेषण के 2 भेद होते हैं, ये होते हैं स्थान की भिन्नता के आधार पे। पहला जो विशेषण का भेद होता है वो होता है उद्देश्य विशेषण। पहला जो विशेषण का भेद होता है वो होता है उद्देश्य विशेषण। और दूसरा जो विशेषण का भेद होता है वो स्थान के आधार पे, दूसरा जो विशेषण का भेद होता है वो होता है विधेय विशेषण। ये होता है स्थान की भिन्नता के आधार पे विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में हम बात कर चुके थे। तो परीक्षा में इस प्रकृति का प्रश्न पूछा जाता है कि स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। उसके बाद हम बात करते हैं कि विशेषण के भेद। तो रचना के आधार पर अगर विशेषण के भेद पूछता है, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर अगर विशेषण के भेद पूछ लेता है, रचना या बनावट के आधार पर विशेषण के भेद पूछता है तो समय भी आपको बताने हैं 2। रचना या बनावट के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब ये 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो भेद होता है रचना या बनावट के आधार पर वो होता है मूल विशेषण। वो होते हैं मूल विशेषण। और अगर दूसरा अगर भेद पूछे तो वो होता है यौगिक विशेषण। वो होता है यौगिक विशेषण। ये मूल विशेषण और यौगिक विशेषण किसके आधार पे होंगे? तो रचना या बनावट के आधार पे। पहला प्रश्न पूछा स्थान की भिन्नता के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो उस समय आपको 5 या 4 नहीं बताने हैं। उस समय आपको बताने 2 भेद होते हैं, पहला उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। ठीक है। उसके बाद अगर पूछ लेता है रचना या बनावट के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। अपने आप में मूल होते हैं विशेषण शब्द, और कभी कभी विशेषण शब्द अन्य किसी शब्दों से मिलकर बने होते हैं विशेषण। जैसे संज्ञा से मिलकर विशेषण शब्द बन गया, सर्वनाम से मिलकर विशेषण शब्द बन गया, या क्रिया से विशेषण बन गया, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण किसी अन्य के योग से, संज्ञा सर्वनाम के योग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। तो ये होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, यानी किसी की और की बनावट के आधार पर होते हैं।
मूल विशेषण व यौगिक विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में कि अगर सीधा सीधा पूछा जाता है कि विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं, विशेषण के प्रमुख भेद कितने होते हैं, तो उस समय आपको देखो कुछ जगह 4 भेद बताए हुए हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की किताब देखोगे उसमें आपको एक भेद और बताया गया है, 5 भेद। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं, ये अपने को ऑथेंटिक पुस्तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताने हैं। वैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं और 5वां जो भेद होता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण, ये यौगिक विशेषण का ही एक रूप होता है। मैं आप लोगों को जब विशेषण का पूरी जानकारी पढ़ोगे उस समय पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। किसी भी अनर्गल बातों में आपको ध्यान नहीं देना है। जो बात यहाँ बताई जा रही है बिल्कुल 100% प्योर, 100% जो है शुद्धता से, प्रमाणिकता से जो है परिपूर्ण है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ जो मैं आप लोगों को चीज़ उपलब्ध करा रहा हूँ उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो रचना या बनावट के आधार पर पूछे उस समय 2 बताने हैं। अब देखो जब दूसरे अदर वीडियो में या अन्य जो अध्यापक बनाते हैं, हिंदी का कोई भी अध्यापक वीडियो बनाता है तो वो 4 भेद बताता है, तो किस आधार पे बताता है और 5वां भेद क्यों नहीं बताता है या इतने भेद क्यों नहीं बता पाता है, वो उसे संपूर्ण जानकारी बतानी चाहिए, फिर छोटी जानकारी क्यों बताता है वो। अगर 4 भेद है तो 4 भेद बता के क्यों रुक जाता है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में तो वो बात नहीं करता है। अगर उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण के बारे में बात कर लेता है तो वो मूल विशेषण व यौगिक विशेषण के बारे में क्यों बात नहीं करता है, यौगिक विशेषण के बारे में क्यों नहीं बताता है। और किताब में 5 भेद लिखे हुए हैं और ऐसे 4 भेद के बारे में बताया जाता है, तो वो 4 भेद के बारे में ही क्यों बताता है, 5वें भेद के बारे में क्यों नहीं बताता है। आज इन सब बातों का उत्तर आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। तो जिस तरह की प्रकृति का प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से आपको जवाब देना है। तीसरा पूछा जाता है कि मुख्य रूप से विशेषण के भेद, या सीधा सीधा पूछ लेता है विशेषण के भेद। मुख्य रूप से विशेषण के भेद, उस परिस्थिति में आपको भेद बताने हैं 5। देखो 4 भेद में बता देता हूं कि जो कौन से 4 भेद बताते हैं और 5वां भेद में आपको कौन सा नया बताने वाला हूं। पहला जो भेद है, ये जो भेद होता है ये होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आप लोग सभी जानते हो और गुणवाचक विशेषण के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को और बताऊंगा भी यहाँ सारगर्भित जानकारी। दूसरा जो विशेषण का भेद होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो भेद होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण का भेद होता है ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो विशेषण का भेद होता है इसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। संकेतवाचक विशेषण, जब संकेतवाचक विशेषण विकल्प में नहीं हो तो इसका एक और नाम है, उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यही आप लोगों को अन्य वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जब 5वें भेद की बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी की पुस्तक देखोगे जो 9वीं से 11वीं तक में व्याकरण में चलती है, उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक और भेद दिया हुआ है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, हालांकि वह एनसीईआरटी में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी हुई है। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी यहाँ पे जो एनसीईआरटी में उपलब्ध है वो जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा यौगिक विशेषण के बारे में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। यौगिक विशेषण में आप लोगों को एक अलग ही चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण और यौगिक विशेषण में बहुत समानता है, लेकिन इसमें अल्प जानकारी है, इसमें सबसे ज़्यादा जानकारी है। इसलिए कुछ लोग यहाँ तक ही 4 भेद बताते हैं, इस 5वें भेद के बारे में वो बात नहीं करते हैं। जबकि हम जो है इन 4-5 भेदों के अलावा इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में जो है अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है इन 4-5 विशेषणों में से 7वें ये जो यौगिक विशेषण है ये भी अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा में यहीं से प्रश्न आता है, परीक्षा में यौगिक विशेषण से ही संबंधित प्रश्न आता है। जब आप लोग पूरे वीडियो को देख लोगे, अच्छी तरह से समझ लोगे, तो आप लोगों को विशेषण का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, सारे के सारे प्रश्न आप लोग कर लोगे। इसके पश्चात मैं आपके कुछ टेस्ट पेपर के हिसाब से कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग खुद उनका जवाब दोगे। तो यौगिक विशेषण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये विशेषण के भेद है और इसी तरीके से अपने को समझना है। अब इसमें आप लोगों को कोई भी असमंजस वाली स्थिति नहीं लानी है। परीक्षा में प्रश्न किस तरह का आता है और कुछ जगह 4 भेद दिए हुए तो उनमें भी अपने को जो है असमंजस वाली स्थिति में नहीं पढ़ना है। विशेषण के 5 भेद होते हैं, ये अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार ही बता रहे हैं और ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर वो पूछ लेता है कि स्थान की भिन्नता के आधार पे विशेषण के कितने भेद होते हैं तो वहाँ पे 4 या 5 का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ पे स्थान की भिन्नता के आधार पे विशेषण के 2 भेद ही होते हैं।
यानी स्थान के आधार पे कौन से स्थान पे विशेषण आएगा। अगर पहले विशेषण आए बाद में विशेष्य आता है तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। और स्थान की भिन्नता के आधार पर दूसरा भेद होता है विधेय विशेषण, यानी पहले विशेष्य आए बाद में विशेषण आए वाक्य में तो वो विधेय विशेषण आधारित वाक्य कहलाता है। ये स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। उसके बाद हमने बात की रचना या बनावट के आधार पे कि रचना या संरचना या बनावट के आधार पे, नाम में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि संरचना, रचना, बनावट के आधार पे जो है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पे विशेषण के दो भेद होते हैं। किस तरह से बने होते हैं, एक तो होते हैं मूल विशेषण, यानी मूल विशेषण शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा अच्छा, बुरा, सुंदर, आकर्षक, सुहाना, मनमोहक, ये जो शब्द होंगे ये सारे के सारे मूल विशेषण शब्द होंगे जो अपने आप में ही विशेषण होंगे, किसी अन्य के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं, वो कहलाते हैं मूल विशेषण। जब हम रचना बनावट के दूसरी बात करते हैं कि रचना बनावट के आधार पर दूसरा जो विशेषण होता है वो कहलाता है यौगिक विशेषण। अब यौगिक विशेषण यहाँ पे योग प्लस इक से मिलकर बना है, योग प्लस इक से मिलकर बना है, यानी किसी के योग से संबंधित होता है, किसी के साथ में मिलकर विशेषण शब्द बना होता है। यानी इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें कि यौगिक विशेषण किसे कहते हैं तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय से मिलकर विशेषण शब्द बन जाते हैं उन्हें हम यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को संज्ञा शब्द से बता देता हूँ, संज्ञा शब्द से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। या जैसे कोई भी चीज़ होती है विशेषण बन जाता है, किसी के योग से मिलकर विशेषण बन जाता है तो वो यौगिक विशेषण कहलाने वाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे, सारी चीज़ के बारे में हम जो विस्तार से समझेंगे। तो यौगिक विशेषण किसी के योग से विशेषण शब्द बन जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको कोई भी परिस्थिति हो, विकल्प में अगर 5 दिए हुए हैं तो 5 ही करने हैं। सबसे पहले मुख्य रूप से विशेषण के 5 भेद होते हैं, और अगर विशेषण के भेद की बात कर लेता है, विकल्प में 5 नहीं दिए हुए हो, उस परिस्थिति में आपको 4 ही करने हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि उसके विकल्प क्या दिए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम एनसीईआरटी की पुस्तकों में आगे कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से विशेषण के 5 भेद होंगे। पहला जो गुणवाचक विशेषण होगा, दूसरा संख्यावाचक विशेषण होगा, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण होगा, चौथा संकेतवाचक विशेषण होगा जिसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, और 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण जो यौगिक विशेषण का ही रूप होता है, ठीक है। अब जो है, अब हम बात इनके बारे में बात कर चुके थे स्थान की भिन्नता के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे हम इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पे। पहले हम बात करते हैं मुख्य रूप से विशेषण के भेद। तो मुख्य रूप से विशेषण के 5 भेद होते हैं, और ये 5 भेद जो आपके समक्ष है। पहला विशेषण है अपना मुख्य रूप से गुणवाचक विशेषण। पहला जो भेद आता है वो विशेषण के भेद के अंतर्गत वो आता है गुणवाचक विशेषण। तो हम गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण का शाब्दिक अर्थ ही गुण या विशेषता होता है, लेकिन ये गुणीय विशेषता किसका होता है? संज्ञा व सर्वनाम की गुणीय विशेषता या विशेष्य की विशेषता विशेषण कहलाता है। तो गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि विशेषण में गुणवाचक विशेषण जो होगा, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वाद, गुण का बोध कराए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की या विशेष्य के रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वाद या गुण का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में देखो रंग आएगा,
तो किसी के रंग की विशेषता बताए, किसी संज्ञा व सर्वनाम के रंग की विशेषता बताता हुआ कोई शब्द आता है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। किसी के रूप के बारे में जो है संज्ञा व सर्वनाम के या विशेष्य के रूप के बारे में अगर वो विशेषता बताता है तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। आकार के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, स्वाद के बारे में बताता है, गुण के बारे में बताता है तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अब इनसे संबंधित प्रश्न, इनसे संबंधित जो है वो किस तरह के शब्द आते हैं, तो कोई भी रंग आ सकता है। जैसे रंग आ गया लाल। अब लाल, यहाँ पे लाल जो शब्द आया है इसके बाद में विशेष्य यानी संज्ञा व सर्वनाम आना जरूरी है। लाल टमाटर यानी टमाटर की विशेषता बता रहा है, या लाल सेब, लाल सेब है तो वहाँ पे सेब की विशेषता बता रहा है लाल। तो कोई भी रंग हो सकता है, लाल, पीला, हरा, नारंगी, जामुनी, गुलाबी, बादामी, इस तरह के जो शब्द आएंगे सारे के सारे ये होंगे गुणवाचक विशेषण शब्द। यानी ये जो शब्द होंगे ये जैसे हरा कपड़ा हो गया, नारंगी वस्त्र हो गया, या जामुनी जो है वो रंग हो गया। रंग की विशेषता, जामुनी जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है तो उसके आगे अगर संज्ञा व सर्वनाम हो सकता है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है रंग की विशेषता बता रहे हैं तो इन्हें गुणवाचक विशेषण कहेंगे, और ये सारे शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम रूप की बात करें कि रूप किस तरह का होता है, तो सुंदर होता है। अब मैंने कह दिया विशिष्ट के बाद में विशेषण लिख दिया सुंदर लड़का, तो वहाँ पे लड़का की विशेषता बता रहा है उसका रूप यानी सुंदर। तो रूप सुंदर, आकर्षक, सुहावना, मनमोहक, काला, कलूटा, भद्दा, ये सारे के सारे रूप हो जाएंगे। सुंदर, आकर्षक, सुहाना, मनमोहक, काला, भद्दा, ये सारे जो है वो रूप हो जाएंगे। ये रंग के अंतर्गत भी आता है, लेकिन रूप भी काला होता है, ध्यान रखना। रूप जो है गोरा रूप होता है, काला रूप होता है, तो ये रूप के अंतर्गत भी आने वाला है, लेकिन कहलाएगा गुणवाचक विशेषण ही। तो रंग रूप। अब आकार की अगर हम बात करें, जैसे आकार होता है बेडोल, त्रिभुजाकार, बेलनाकार, मोटा, पतला, ठिगना, बोना, लंबा, इस तरह के शब्द होंगे वो सारे के सारे आकार के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे मोटा आदमी, तो उसका आकार यानी गुण के बारे में बता रहा है कि आदमी के साथ वो मोटा, तो वहाँ पे आकार के बारे में बात हुई यानी गुणवाचक विशेषण शब्द होगा। तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण शब्द आ जाएगा मोटा आदमी। तो यहाँ पे मोटा आदमी जो होगा, मोटा शब्द जो होगा वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाला है। अब अवस्था की बात करें कि जैसे किसी की अवस्था होती है, तो जैसे कोई बीमार होता है, बीमार, स्वस्थ, ताज़ा, बासी, बीमार, स्वस्थ, ताज़ा, बासी, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त हो गया, बीमार, स्वस्थ, ताज़ा, बासी, तंदुरुस्त, जवान, बूढ़ा, ये सारे के सारे जो है अवस्थाओं का बोध कराते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया जवान आदमी, बूढ़ा व्यक्ति, तंदुरुस्त शरीर या बासी भोजन, तो ये सारे के सारे जो होंगे ये अवस्था का बोध कराने वाले शब्द होंगे, तो इन्हें हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अब स्वाद के बारे में बात करें कि स्वाद वाले जो शब्द आते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे स्वाद का बोध कराने वाले आ जाते हैं, स्वाद लिख दिया, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा, इस तरह के जो शब्द आएंगे, मीठा फल, खट्टा आम, या कड़वा कुछ भी, जैसे कड़वा वो फल या कोई भी चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे शब्द होंगे स्वाद का बोध कराने वाले हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। अब गुण के बारे में बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण यानी किसी के गुण के बारे में बताए। तो गुण कैसे होते हैं, ईमानदार। अब ईमानदार बालक लिख दो, ईमानदार यानी बालक की विशेषता है, बालक के गुण के बारे में बता रहा, तो वहाँ पे ईमानदार, परिश्रमी,
वीर, कायर, बहादुर, ईमानदार, परिश्रमी, वीर, कायर, बहादुर, इस तरह के जो शब्द आएंगे ये सारे के सारे गुण का बोध कराने वाले हैं। विद्वान शब्द भी आ सकते हैं, जैसे और भी शब्द इनके अलावा, विद्वान, स्वार्थी, ये सारे के सारे शब्द होंगे वो गुण के अंतर्गत आएंगे। यानी गुण का मतलब यहाँ पे गुण से ही नहीं, उसके दोष भी आ सकते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है तो कायर दोष है, ये गुण नहीं है। ईमानदार, परिश्रमी, वीर, बहादुर, ये विद्वान वगैरह तो गुण है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे शब्द गुण और दोष दोनों ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आने वाले हैं। कभी ऐसे पूछ ले कि बुरा आदमी, तो बुरा आदमी आया तो वहाँ पे बुरा का मतलब इसमें आ गया, बुरा आदमी लिख दिया। अब बुरा का मतलब आपने सोचा कि बुरा तो ये तो दोष होता है, गुण तो होता ही नहीं है, तो ये क्या गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, विशेष्य शब्द आ रहा है, आदमी शब्द आ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम है, यानी संज्ञा शब्द है आदमी, लेकिन आदमी की विशेषता बताई उसने, आदमी कैसा है, बुरा है, विशेषता बता रहा है, उसके विशेषता बता रहा है, नहीं गुण है, गुण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, कि इसमें गुण है अवगुण है, दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती है। तो बुरा आदमी भी आ सकता है, या कायर व्यक्ति भी आ सकता है, स्वार्थी आदमी भी आ सकता है, लोभी व्यक्ति आ सकता है, लालची आदमी आ सकता है। ये सारे के सारे दोष जो है ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे आता है, तो जैसे वो कोई भी एक वाक्य दे देता है कि उसने दे दिया कि स्वार्थी लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं। स्वार्थी लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं, ये अभी ये वाक्य आ गया। अब स्वार्थी लोग, देखो यहाँ पे बात करता है विशेषण की, वाक्य की बात नहीं कर रहा। अगर विशेषण के बारे में पूछता है तो विशेषण के बारे में ही बताना है, संज्ञा के बारे में पूछता है तो संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न ही बताना है, वाक्य के बारे में पूछता है तो वाक्य से रिलेटेड प्रश्न ही बताना है। जो टॉपिक जहाँ पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पे आने वाला है। ये नहीं कि एक ही वाक्य में अलग अलग चीज़ें जो है वो पूछ ले, ऐसा कभी नहीं होता है। एक वाक्य में उसे जो चीज़ पूछनी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो वाक्य देता है। असमंजस वाली स्थिति वाला वाक्य नहीं आता है। अगर ऐसा असमंजस वाली स्थिति वाला वाक्य भी आ जाता है तो उसे अंत में न किसी कारणवश जो है या तो डिलीट कर दिया जाता है या उसका और कोई समाधान निकाला जाता है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, बिल्कुल सीधे तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से वो केवल एक ही तरह का प्रश्न पूछेगा कि स्वार्थी लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द है लोग, बाकी यहाँ पे संज्ञा नहीं है। स्थिति का फायदा उठाते हैं ये संज्ञा नहीं है, वाक्य के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जो शब्द आया ये संज्ञा है, यानी इस संज्ञा को हम विशेष्य भी कहते हैं, इस संज्ञा को हम विशेष्य भी कहेंगे। विशेष्य क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे विशेषण के बारे में पूछ रहा है, तब संज्ञा व सर्वनाम यहाँ पे विशेष्य ही कहलाएंगे, ठीक है। अब संज्ञा है लोग कैसे हैं, लोग कैसे हैं, तो स्वार्थी यानी उनके बारे में बताया है, उनके गुण के बारे में बताया है, उनके जो है विशेषता बताई गई कि लोग स्वार्थी है। तो यहाँ पे विशेषता जैसे ही बता दी तो विशेषता बताने के कारण इसे हम विशेषण कहेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो स्वार्थी जो है ये विशेषण हो गया। अब उसने केवल इतनी सी बात पूछी है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, तो हमने बता दिया स्वार्थी। लेकिन उसने गहराई से प्रश्न पूछा, थोड़ा बताया और आगे बढ़ने की कोशिश करी। उसने बताया कि स्वार्थी जो शब्द है या निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि 5 विशेषण शब्द बताए थे। 5 विशेषण के भेद होते हैं। 5 विशेषण में से पहला गुणवाचक विशेषण आता है, दूसरा संख्यावाचक आता है, यानी यहाँ पे संख्या का बोध कराने वाला होता तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आता। तीसरा परिमाण का अगर बोध कराने वाला होता तो परिमाणवाचक विशेषण होता। और चौथा जो है वो अगर सार्वनामिक यानी सर्वनाम सूचक शब्द होता और वो संज्ञा की विशेषता बताता तो वहाँ पे जो है वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता। और 5वां जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, यानी संज्ञा शब्दों से विशेषण बना हुआ है। तो यहाँ पे स्वार्थ जो शब्द है ये कोई संज्ञा शब्द नहीं है, ये तो अपने आप में ही विशेषण शब्द है, ये तो गुण है एक प्रकार का, ये मूल विशेषण भी इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे यौगिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यौगिक विशेषण तो अन्य किसी शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे हम यौगिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे तो
यहाँ पे जो सीधा सीधा है वो स्वार्थी ये गुण के बारे में बोध करा रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ही होगा। अब इसके स्थान पे मैं इनमें से कोई सा भी जो है शब्द लिख दूँ जो यहाँ पे वाक्य के अनुसार आना चाहिए, तो वो सारे के सारे ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब मैं रूप की बात करता हूँ, जैसे सुंदर लोग की बात कर ली, सुंदर लोग यानी यहाँ पे गुण की विशेषता बता रहा, आकर्षक लोग या मनमोहक लोग या कोई से भी जो है मैं इनमें से शब्द लिख दूँ जो यहाँ वाक्य के अनुसार आ जाए। बीमार लोग, स्वस्थ, ताज़ा, यानी ये सारे के सारे शब्द कोई सा भी आ जाए, वो सारे के सारे शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। और ये गुणवाचक विशेषण में इसी से संबंधित बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो आप लोग इसी तरीके से जो है उससे सही करके आएंगे। तो ये गुणवाचक विशेषण अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद में बात होती है कि गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि गुणवाचक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। या ऐसे पूछ लेता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो उस समय बताना है कि विशेषण या गुणवाचक विशेषण दोनों में से कोई सा भी पूछे। वैसे तो गुणवाचक विशेषण की अवस्था मानी जाती है, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तब भी उस परिस्थिति में गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है कि गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब उन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं कि पहली अवस्था कौन सी है और कौन से वाक्य में किस तरह की अवस्था जो है वो पाई जाती है। ये सबसे रोचक तथ्य रहेगा अपनी क्लास का, तो इसके बारे में आप लोग समझे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। या सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं, गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं। तो गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली जो अवस्था होती है गुणवाचक विशेषण की, उसे हम कहते हैं मूला अवस्था, उसे हम कहते हैं मूला अवस्था, यानी मूला अवस्था कह सकते हैं। या अगर मूला अवस्था नाम नहीं दिया हुआ तो उस समय प्रथमा अवस्था भी कह सकते हैं। प्रथमा अवस्था, मूला अवस्था कह दो चाहे प्रथमा अवस्था कह दो। दूसरी जो विशेषण गुणवाचक विशेषण की अवस्था होती है वो होती है मध्यमा अवस्था, मध्यमा अवस्था। और इस मध्यमा अवस्था को उत्तरावस्था के नाम से भी जानते हैं। उत्तरावस्था यानी मूलावस्था के बाद की अवस्था उत्तरावस्था कहलाती है। इसे हम मध्यमा अवस्था या उत्तरावस्था के नाम से भी जानते हैं। और गुणवाचक विशेषण की तीसरी और अंतिम जो अवस्था होती है वो होती है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था ये होती है विशेषण की तीसरी अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं में से परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और अभी इसके बारे में पूछा गया है। मध्यमा अवस्था वाला प्रश्न पूछा गया था, वो मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले हम समझते हैं कि मूलावस्था क्या है। गुणवाचक विशेषण की अगर अवस्थाएं पूछी जाती है, सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है। पहली जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं मूलावस्था या प्रथमा अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है उसे हम मध्यम अवस्था या उत्तरावस्था के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है गुणवाचक विशेषण की वो कहलाती है उत्तमा अवस्था। अब मूलावस्था या प्रथमा अवस्था जो क्या होती है, यानी वे अवस्था यानी किसी से किसी भी तरह की कोई तुलना नहीं की जाए, सीधे सीधे सामान्य तरीके के वाक्य आते हैं जो गुणवाचक विशेषण में जैसे आए थे वैसे वाक्य आए। यानी विशेषण की वह अवस्था जो अपने आप में मूल गुणवाचक विशेषण शब्दों से मिलकर बनी हुई है उसे मूलावस्था या प्रथमा अवस्था कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ऐसे आ जाती है कि विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी भी तरह की कोई तुलना का या किसी भी तरह की कोई अपेक्षा का भाव नहीं पाया जाता है, उसे मूलावस्था या प्रथमा अवस्था कहते हैं। तो विशेषण की या गुणवाचक विशेषण की मूल अवस्था, गुणवाचक विशेषण की सामान्य अवस्था ही मूलावस्था है। गुणवाचक विशेषण की सामान्य अवस्था ही मूलावस्था है। अब इसके बारे में जानते हैं कि सामान्य अवस्था ही मूलावस्था कैसे हैं। अब इसमें केवल जो हमने गुणवाचक विशेषण शब्द पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था सुंदर लड़का, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, स्थिति या स्वाद या गुण के बारे में बोध कराए, वो सारे के सारे शब्द जो होंगे वो मूलावस्था के अंतर्गत आएंगे। मूलावस्था के अंतर्गत तो आएंगे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें तुलना का भाव नहीं होता है। तुलना का भाव नहीं
होता है, यानी ऐसे वाक्यों में तुलना जो है वो नहीं की जाती है। एक सामान्य वाक्य आता है, जैसे मैं सामान्य तरीके से लिख देता हूं, परिश्रमी व्यक्ति, अभी हमने पढ़ा था उद्यमे भी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, उद्यम करने वाले ही सफल होते हैं। परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, इसलिए आप लोग निरंतर परिश्रम में जुटे रहो, सफलता अपने आप आपके पास में जो है आ जाएगी। अनर्गल बातें आप लोगों को नहीं करनी है, टॉपिक से संबंधित बातें ही आपको समझनी है। अन्य तरीके के कोई भी व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो उन चीज़ों की तरफ अपने को किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं देना है, रेगुलर अपनी पढ़ाई में जुटे रहना है। और हम तो यही आप लोगों से आशा उम्मीद करते हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफल भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाए। अब जिस तरह से मैं प्रश्न बता रहा हूँ उससे अगर आप लोग रेगुलर पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। बाहरी चीज़ों पर अपने को किसी भी तरह की कोई ध्यान या जानकारी की ओर ध्यान नहीं देना है। जितना बात से पढ़ोगे अनर्गल बातें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। जब आप लोग इसके मूल सिद्धांत यानी मूल हिंदी व्याकरण के बारे में जान जाओगे, रटंत विद्या के ऊपर, मनोवैज्ञानिक पद्धति के ऊपर अपने को ध्यान देना है। अमनोवैज्ञानिक या रटंत प्रगति अपने को नहीं पढ़नी है। अगर रटंत प्रगति आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग 5 दिन 10 दिन महीने तक याद रख लोगे, लेकिन उसके पश्चात आप लोग भूल जाओगे। तो इसके मूल से यानी इसकी जड़ से ही अपने को समझनी है सारी व्याकरण। और जब आप मूल से समझना चाहते हो तो आपको जो है इस चैनल के साथ में निरंतर जुड़े रहना पड़ेगा, तब ही आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करे और अपने सहयोगी मित्रों को, इष्टजनों को भी प्रेषित करते रहे। ठीक है, तो विशेषण की जो अवस्था होती है, पहली जो होती है मूलावस्था या प्रथमा अवस्था, यानी गुणवाचक विशेषण की सामान्य अवस्था होती है जिसमें किसी भी तरह की तुलना का भाव नहीं पाया जाता है, किसी भी तरह की तुलना का भाव नहीं पाया जाता है, उसे हम कहेंगे मूलावस्था। जैसे मैंने लिखा, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। अब उसने पूछ लिया, वाक्य दे दिया, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो हमने देखा कि विशेषण शब्द आया है परिश्रमी, यानी यहाँ पे विशेषता बता रहा है, व्यक्ति के गुण के बारे में बता रहा है, न कि कोई संख्या का बोध करा रहा है, न परिमाण का बोध करा रहा है, न कोई संकेत कर रहा है, और न ही व्यक्तिवाचक विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है, तो परिश्रमी मूल शब्द परिश्रम से ही बना है परिश्रमी, तो परिश्रमी एक प्रकार का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन उसने पूछा गुणवाचक विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो हम पहली अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, मूलावस्था। यानी मूल विशेषण शब्द आएंगे और सामान्य वाक्य की तरह प्रयुक्त होता है। सामान्य वाक्य आया, परिश्रमी व्यक्ति सफल होते, बिल्कुल सामान्य तरीके का वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, तुलना का भाव नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी किसी व्यक्ति से कोई तुलना नहीं की जा रही है। दो चीज़ों में जब तुलना का भाव पाया जाता तब वह मध्यमा अवस्था होती, लेकिन यहाँ तो किसी चीज़ में, कोई भी अवस्था में या किसी भी तरह का कोई जो है वो तुलना का भाव नहीं है। प्रथम व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के बारे में या एक व्यक्तियों के समूह के बारे में बताया जाता है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह के बारे में बताया जाता है कि परिश्रमी ही लोग, जो परिश्रमी व्यक्ति है वो ही सफल होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आएगी मूलावस्था या प्रथमावस्था। निम्नलिखित वाक्य जो होगा ये होगा विशेषण की मूलावस्था पर आधारित वाक्य। तो इसमें विशेषण की मूलावस्था होने वाली है, किस शब्द के कारण? परिश्रमी शब्द के कारण। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा, साथ में आगे वाक्य में तुलना नहीं है, तुलना का अभाव है, इसलिए यहाँ पे मूलावस्था या प्रथमा अवस्था होगी। दूसरी हम बात करते हैं, इसी तरह का जो है उदाहरण हो गया, जैसे मैंने ले लिया, विद्वान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। अब यहाँ पे विद्वान जो शब्द है ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, और पुरुष जो शब्द होगा ये होगा विशेष्य, क्योंकि संज्ञा शब्द हो गया पुरुष और इसकी विशेषता बता रहा है विद्वान। पुरुष कैसे? विद्वान। पुरुष कैसे? कायर होता है यहाँ पे तो भी गुणवाचक विशेषण नहीं आता, विशेषता बताने वाला शब्द आना चाहिए। विद्वान है, अच्छे हैं या बुरे हैं, कायर है, ईमानदार है, कोई सा भी शब्द आ सकता था, ले वाक्य के हिसाब से अपने को वही देखना है। तो विद्वान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं, तो यहाँ पे विद्वान जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि ये एक ही प्रकार के लोगों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई तुलना का भाव नहीं पाया जा रहा है। ये
जो है सामान्य तरीके का वाक्य है तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, तो यहाँ पे होगी मूलावस्था। बिल्कुल इसी की प्रकृति का प्रश्न है। परिश्रमी व्यक्ति और विद्वान पुरुष एक ही तरीके का प्रश्न आया हुआ है, तो इसी तरीके का प्रश्न आए तो वो जो है विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे मैंने कह दिया लड़के समझदार है या लड़के समझदार होते हैं, यहाँ पे लड़के केवल लड़कों के लिए बताया गया है, समझदार यानी उनके गुण के बारे में बताया गया है कि लड़के समझदार होते हैं, तो वहाँ पे लड़के समझदार होंगे, तो समझदार जो शब्द होगा उसमें मूलावस्था होगी। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई तुलना का बोध नहीं हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आ जाए तो वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो विशेषण की मूलावस्था या प्रथमा अवस्था के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे विशेष से पहले आ गया और यहाँ पे विशेषण बाद में आ गया, लड़के समझदार होते हैं। अब वो दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न हमने विशेषण के भेद पढ़े थे, उस समय बताया था कि विशेषण अगर स्थान की भिन्नता के आधार पर पूछा जाता है तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। अगर स्थान की भिन्नता के आधार पर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित वाक्य में स्थान की भिन्नता के आधार पर किस तरह का विशेषण है, तो स्थान की भिन्नता के आधार पर हमने दो भेद पढ़े थे। पहला होता है उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण की बात करें तो वे वाक्य या वे विशेषण जिनमें पहले विशेषण आए बाद में विशेष्य आए, पहले विशेषण आए बाद में विशेष्य आए, उद्देश्य विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। क्या यहाँ पे पहले विशेषण आ रहा है बाद में विशेषण आ रहा है? देखो पहले तो यहाँ पे विशेष्य आया है और बाद में विशेषण आया है, तो इसका मतलब वे वाक्य जिनमें पहले विशेष्य बाद में विशेषण आए विधेय विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। तो स्थान की भिन्नता के आधार पे यहाँ पे विशेष्य पहले आया है, विशेष्य और उसके बाद में आया है यहाँ पे विशेषण है। तो अगर वो पूछ लेता है, देखो दोनों तरीके के प्रश्न नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो ये पूछेगा निम्नलिखित वाक्य में किस तरह का विशेषण है। विकल्प में गुणवाचक विशेषण दिया हुआ है, ठीक है, विकल्प में वो भी दिया हुआ है, जैसे पूछ लिया विधेय विशेषण आधारित वाक्य, या उसने दे दिया कि इसमें प्रथमा अवस्था है, यानी ये तीन स्थितियां एक साथ नहीं देता है, या एक वाक्य में एक जैसे विकल्प जो है वो समानार्थी नहीं देता है। वो उसको जो चीज़ पूछनी होती है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लोगों को पूछेगा। इसमें वो एक ही प्रकार की चीज़ पूछेगा, या तो पूछेगा विशेषण का भेद कौन सा है, तो वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 4-5 भेद बताए थे, जिससे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण बताया था, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तो उन 4-5 में से जो है वो एक देगा, ठीक है, तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसने पूछ लिया स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद बताओ, तो उस समय आपको स्थान की भिन्नता, देख लो प्रश्न पढ़ना है, स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के भेद बताओ। गुणवाचक विशेषण भी दिया हुआ है और वहाँ पे विधेय विशेषण भी दिया हुआ है, तो उस समय आप लोगों को विधेय विशेषण ही करना है, क्योंकि उसने पूछा है स्थान की भिन्नता के आधार पे, तो स्थान की भिन्नता के आधार पे विधेय विशेषण होगा, क्योंकि विधेय विशेषण में विशेष्य संज्ञा पहले आता है या सर्वनाम पहले आता है, संज्ञा सर्वनाम पहले आता है और बाद में विशेषण आता है, तो वो विधेय विशेषण आधारित वाक्य कहलाते हैं। अभी हम यहाँ पे बात की थी केवल मूलावस्था के बारे में, तो इसमें मूलावस्था कैसे होगी, तो लड़के समझदार है, लड़कों के बारे में बता रहा है, लड़के समझदार है, उनके गुण के बारे में बता रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई तुलना का भाव नहीं होता है, किसी भी तरह की तुलना का भाव नहीं पाया जा रहा है, तो यहाँ पे भले ही विशेषण बाद में आओ, चाहे विशेष से पहले आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। उसमें अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुलना का भाव नहीं हो और साथ में ही सामान्य तरीके का वाक्य हो, तो वहाँ पे होता है प्रथमा अवस्था या मूलावस्था। तो समझदार जो शब्द होगा इसमें प्रथमा अवस्था या मूलावस्था होगी, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो पहला हमने जो है गुणवाचक विशेषण की पहली अवस्था पढ़ी, प्रथमा अवस्था या मूलावस्था। अब हम बात करते हैं विशेषण की दूसरी अवस्था के बारे में, जिसका नाम है मध्यमावस्था या उत्तरावस्था। विशेषण की दूसरी जो है वो अवस्था आती है मध्यमा अवस्था। मध्यमा अवस्था या उत्तरावस्था। सीधी सीधी बात करें, उत्तरावस्था यानी बाद की अवस्था, मध्यमा अवस्था यानी मध्यम वाली अवस्था। तो परिभाषा की अगर हम बात करते हैं कि उत्तरावस्था या मध्यमा अवस्था क्या होती है, तो प्रथमा अवस्था या मूला अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम उत्तरावस्था या मध्यमा अवस्था के नाम से जानते हैं। विशेषण की वह अवस्था, अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट परिभाषा ये होगी कि विशेषण की वह अवस्था जिसके अंतर्गत दो चीज़ों के गुण दोष के बारे में तुलना की जाती है, दो चीज़ों के गुणों के बारे में अवगत कराया जाता है कि इनमें से ये अच्छा है ये बुरा है। तो जहाँ पर तुलना का भाव पाया जाता है,
दो वस्तुओं में, दो चीज़ों में, दो प्रकार की सामग्री में तुलना का भाव पाया जाता है, वहाँ पे मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होगी। तो विशेषण की वह अवस्था जिसमें दो वस्तुओं में तुलना का भाव पाया जाता है, तुलना होगी, दो वस्तुओं में तुलना होगी, दो चीज़ों में या दो सामग्रियों में जो है वो तुलना होती है, वह ऐसे वाक्यों में मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होती है। दूसरी बात यह है कि हिंट के तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे वाक्य जिनमें के बजाय, अब देखो बहुत से साथी लोग यहाँ पे बजाय लिखते हैं, तो ये बजाय जो शब्द होता है ये गलत होता है, ये बजाय नहीं होता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध है। वजाय जो शब्द होता है के बजाय, ठीक है, के अलावा शब्द होता है। तो यहाँ पे इस तरह के वाक्य आ जाए, के बजाय, के अलावा, की अपेक्षा, की तुलना, इस तरह के शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो सारे के सारे मध्यमावस्था या उत्तरावस्था के वाक्य कहलाएंगे। तो विशेषण की वह अवस्था जिसमें दो चीज़ों में तुलना का भाव बोध कराया जाता है या दो चीज़ों के गुण अवगुण के बारे में तुलना की जाती है, ऐसे वाक्यों में के बजाय, के अलावा, की अपेक्षा, की तुलना जैसे शब्द आएंगे, तुलना का भाव बोध होगा, वो मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होगी। अब इसके वाक्यों की हम बात करते हैं कि इसमें तुलना कैसे होती है। तो जैसे उसने कह दिया, ज्योति किरण से मधुर गाती है। अब ये जो है प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, और इसी की तरह की प्रकृति का प्रश्न पूछा गया है बार बार। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें पूछ तो रहा है, देखो ज्योति किरण से मधुर गाती है, यहाँ पे ज्योति किरण दो चीजें आई है, दोनों विशेष्य के रूप में आई है, लेकिन पहले अपने को ध्यान रखना, अगर वो विशेषण की बात करता है तो मधुर शब्द आया है, मधुर मीठा, अगर हमने पढ़े थे मधुर मीठा खट्टा, ये सारे जो है वो रंग रूप आकार अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो मधुर जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। तो हम वाक्य के हिसाब से बात करें कि ज्योति किरण से मधुर गाती है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। लेकिन गुणवाचक विशेषण की अवस्था के बारे में बात कर ली कि इसमें निम्नलिखित वाक्य में गुणवाचक विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो अवस्था उसने तीनों बताई। तो उस समय आप लोगों को देखना है कि ज्योति किरण से, यानी ये चीज, यानी ज्योति जो है किरण से मधुर गाती है, इन दोनों में तुलना का भाव है, इन दोनों में तुलना का भाव है कि कौन ज़्यादा अच्छा गाता है, कौन जो है वो ठीक नहीं गा रहा है। तो दो चीज़ों में जहाँ तुलना का भाव बोध कराया जाता है वहाँ पे गुणवाचक विशेषण की जो है मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होगी। तो मधुर जो शब्द होगा इसमें गुणवाचक विशेषण की मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होगी। ठीक है, वाक्य के हिसाब से देखना है, जहाँ पे दो चीज़ों में तुलना पाई जाती है वहाँ पे गुणवाचक विशेषण की मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होती है। पहली बात थी इसमें विशेषण पूछे तब ये बात बताना है। अब बहुत से बंधुवर क्या सोचते हैं कि ये का ये वाक्य जो है और जगह भी पूछा गया, लेकिन उसमें विशेषण नहीं पूछा था। अगर विशेषण के बारे में पूछा है तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, विशेषण की अवस्था के बारे में पूछा है तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण की मध्यमावस्था या उत्तरावस्था हो जाएगी। और अगर वो पूछ ले कि निम्नलिखित में कौन सा अव्यय है, अविकारी शब्द होते हैं चार जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी या अव्यय होते हैं, और अव्यय वाला भी प्रश्न यहीं से आया हुआ है। नाम परिवर्तन थे केवल, बाकी ये का ये वाक्य था, नाम परिवर्तन थे, वाक्य ये का ये था। तो उसने अव्यय अगर पूछता है तो उस समय आप लोगों को ध्यान देना है, वहाँ पे विशेषण की अवस्था के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि उसने अव्यय पूछा है। अव्यय पूछे है तो अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, अब उसने देखो गाती है, यहाँ पे गाती क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। मधुर गाती यानी कैसा गाती है, क्रिया से पहचानी जा रही है ज्योति, ज्योति जो है वो संज्ञा शब्द से नहीं पहचानी जा रही है। अगर सुंदर ज्योति लिखता तो वहाँ पे संज्ञा से यानी ज्योति की विशेषता बता देता तो वहाँ पे विशेषण हो जाता, लेकिन उसने कहा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा अव्यय है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो यहाँ पे गाना जो है ये क्रिया है और साथ में मधुर जो है ये विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलो ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया तो हम इसे कहेंगे क्रिया विशेषण। ये कौन सा अव्यय होगा, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा।
अब थोड़ी गहराई में ले जाता हूँ आप लोगों को। क्रिया विशेषण की बात कर ली, चलो ठीक है, क्रिया विशेषण इसमें हमने समझ लिया कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में नहीं पूछा, विशेषण के बारे में पूछता है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, और अगर वो बात करता है कि विशेषण की कौन सी अवस्था तो मध्यमा अवस्था हो जाएगी। और उसने बात कर ली क्रिया यानी विशेषण के यानी इसमें अब कौन सा अव्यय हैं, तो हमने बता दिया अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन फिर भी उसने पूछ दिया कि क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण से पहले देखो से शब्द आ रहा है। बहुत से भाई जो है वो क्रिया विशेषण ही करके आएंगे, लेकिन जैसे ही से का बोध करा देता है क्रिया विशेषण है, लेकिन से का बोध करा रहा है, क्रिया से पहले से जुड़ा हुआ है, का, के, की, से वगैरह जुड़े हुए हैं, तो दोनों चीजों में संबंध का भी बोध करा रहा है। ज्योति किरण से मधुर गाती है, यानी इन दोनों की क्रियाओं में संबंध हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं कहेंगे। जिन्होंने भी क्रिया विशेषण माना है उनका प्रश्न ये पूरी तरीके से गलत निकला है। तो इसमें आता है संबंध बोधक अव्यय। इसमें जो राइट आंसर होगा, अगर अव्यय की बात करता है तो इसमें होगा संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द। यही सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा प्रश्न पूछा गया था 8वीं की क्लास में भी पूछा गया है, 8वीं बोर्ड में भी पूछा गया था, और इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम यानी अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न आया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी असमंजस नहीं होना है, ध्यान रखना है। जब अव्यय के बारे में बात करता है कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण से पहले से, का, के, की अगर आ जाता है, संबंध का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे संबंध बोधक अव्यय होगा, न कि क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर यहाँ पे से शब्द नहीं आता, यहाँ पे से नहीं आता, तो यहाँ पे रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता। से शब्द यहाँ नहीं आता यानी इनमें तुलना का बोध नहीं होता, तो वहाँ पे रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता, क्योंकि इसके क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला काल बोधक, यहाँ पे काल यानी क्रिया के काल का बोध करा रहा तो काल बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर क्रिया के स्थान का बोध करा रहा तो स्थान बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया के परिमाण का बोध करा रहा तो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया की रीति का, ढंग का, तरीके का बोध करा रहा तो रीति बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ से शब्द आने के कारण यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय होगा। अब परीक्षा में प्रश्न जैसा पूछता है उसी तरह का उत्तर आप लोगों को देना है। अपने जो मन को विचलित नहीं होने देना है, भ्रमित नहीं होना है, एकाग्रचित होकर अगर आप पूरी चीज़ सीखोगे, सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को भ्रमित अगर हो जाते हो, अनर्गल बातों की ओर ध्यान दे देते हो, या प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझ पाते हो, तो आपके गलत निकल जाता है। जबकि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। तो आप लोग अगर पूरी तरीके से समझोगे, सारी चीज़ क्लियर होने वाली है। इसमें विशेषण पूछा है या अव्यय पूछा है, क्या चीज़ पूछ रहा है उसके बारे में अपने को ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की समझ में आई। अब इसी तरीके का मैं प्रश्न देता हूँ। अभी तो हम बात कर रहे थे केवल मध्यम अवस्था या उत्तरावस्था के बारे में, लेकिन मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बताई, क्योंकि बहुत से बालक जो भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें तो संबंध बोधक अव्यय बताया था, बहुत सी जगह क्रिया विशेषण अव्यय लिखा हुआ है, लेकिन कब कैसा बताना है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसने पूछा विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो वहाँ पे मध्यम अवस्था या उत्तरावस्था बतानी है। कौन सा अव्यय है, तो संबंध बोधक अव्यय आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मोर मोरनी से ज़्यादा सुंदर है। मोर मोरनी से ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे देखो, केवल हम बात करेंगे विशेषण की अवस्था के बारे में, वाक्य को पूरी तरीके से खोलना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ अगर हम जो चीज़ पूछी जा रही है और हम हर कहीं से प्रश्न उठा के लाए कि इसमें अव्यय बताओ, तो अव्यय बताएंगे तो अव्यय के बारे में बात नहीं हो रही है। अभी केवल अपने जो मुख्य बिंदु है, शीर्षक से अपने को हटना नहीं है। इसी तरीके से अगर आप लोग पूरी चीज़ समझोगे तो सारी क्लियर हो जाएगी। अब मोर मोरनी से यानी दो चीज़ों में तुलना पाई जा रही है। मोर मोरनी से ज़्यादा सुंदर है, तो इन दो चीज़ों में तुलना का बोध हो रहा है, यानी मोर और मोरनी में तुलना का बोध हो रहा है। और जैसे दो चीज़ों में तुलना का बोध होता है, तो दूसरी अवस्था, दो चीज़ें दूसरी अवस्था यानी मध्यमा अवस्था या उत्तमा अवस्था हो जाएगी। तो से ज़्यादा जो शब्द है इसमें मध्यमा अवस्था या उत्तमा अवस्था हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, जैसे कह दिया हरेंद्र सुरेंद्र से अधिक अंक लाया।
दो चीज़ों में तुलना हो गई। हरेंद्र सुरेंद्र से अधिक होशियार है, या हरेंद्र सुरेंद्र से अधिक ज़्यादा पढ़ता है, या हरेंद्र सुरेंद्र से अधिक अंक लाया। तो जहाँ पे दो चीज़ों में तुलना का बोध पाया जाता है वहाँ पे मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होगी। तो ये विशेषण की उत्तरावस्था हो गई। अब इस तरह के वाक्यों में एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि उत्तरावस्था वाले वाक्यों में अगर जैसे कोई भी शब्द होता है, जैसे अधिक शब्द आया है विशेषण शब्द के रूप में मान लेते हैं, वैसे तो ये प्रविशेषण होता है, लेकिन यहाँ पे से अधिक होशियार है, से अंक लाया, अंक लाया, जो अंक जो है ये विशेषण माना जाएगा, अंक लाया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरह के वाक्य जो होते हैं उनमें विशेषण शब्द के अंत में तर या तरा शब्द जुड़ा होता है। तर या तरा जुड़ा होता है, दो चीज़ों में तुलना का बोध नहीं होता है, सीधा सीधा ही बता देता है तर या तरा। जैसे उसने लिख दिया हरेंद्र कक्षा में श्रेष्ठ तर है, हरेंद्र कक्षा में श्रेष्ठ तर है, या अनीता कक्षा में श्रेष्ठ तरा है। इस तरह का प्रश्न अगर वो दे देता है, तर जो शब्द है ये पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए तरा शब्द का प्रयोग होता है। अगर सीधा सीधा वाक्य दे देता है, जैसे उसने दे दिया राकेश कक्षा में श्रेष्ठ है, ऐसा देता तो वहाँ पे मूलावस्था हो जाती। उसने दे दिया राकेश कक्षा में श्रेष्ठ तर है, श्रेष्ठ तर है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ तर यानी जहाँ पर तर या तरा लगे वहाँ पे तर या तरा लगे तो वहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी? तर, तरा, उत्तरा, उत्तरावस्था हो जाएगी वहाँ पे। तो इसी तरीके से अपने को ध्यान रखना, उत्तरावस्था को मध्यमावस्था भी कहते हैं। तो तर या तरा जहाँ लगा होता है वहाँ पे देखो दो चीज़ों में तुलना का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन श्रेष्ठ तर का मतलब यानी वो कुछ सारों से ज़्यादा होशियार नहीं है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम नहीं है, श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर दो चीज़ों में ध्यान रखना है। जैसे एक होता है श्रेष्ठ, तो इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? तो इसमें हो जाएगी मूलावस्था। और इसके बाद में आता है श्रेष्ठतर, बहुत सी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, श्रेष्ठतर में कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो यहाँ पे तर या तरा लगा है, नहीं उत्तरावस्था, दो चीज़ों में तुलना का बोध। और एक प्रश्न उसने पूछ लिया श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम यानी सबसे ज़्यादा, यानी विशेषण की तीसरी अवस्था हो जाएगी। तम या तमा उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है, तर या तरा उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है, और श्रेष्ठ सीधा सीधा शब्द जो आता है वो आता है अपनी मूलावस्था या प्रथमावस्था के अंतर्गत। तो इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है, कभी वो आप लोगों को जो है प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से अपनी जो है मानसिक संतुलन के हिसाब से भ्रमित भी कर सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों का आप लोगों को ध्यान रखेंगे। इसमें आ जाएगी मूलावस्था आ जाती है जिसे प्रथमावस्था कहते हैं, और इसमें आ जाएगी उत्तरावस्था जिसे मध्यमावस्था कहते हैं, और इसमें आ जाएगी विशेषण की उत्तमा अवस्था जिसे तीसरी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए आप लोग जरूर बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषण की अंतिम अवस्था के बारे में। जो गुणवाचक विशेषण की अंतिम अवस्था है वो है उत्तमा अवस्था। विशेषण की अंतिम जो अवस्था है वो है उत्तमा अवस्था। तीसरी अवस्था जो आती है विशेषण की वो है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था यानी विशेषण की वह अवस्था जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा बुरा बताया जाता है। सबसे ज़्यादा यानी संसार में या कक्षा में या सब में से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो विशेषण की वह अवस्था जिसमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम बताया जाए, सबसे ज़्यादा अच्छा बताया जाए, वहाँ पे विशेषण की उत्तमावस्था होती है। ऐसे वाक्यों में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम, तम या तमा वाले शब्द आते हैं। यानी दो चीज़ों में तुलना नहीं की जाएगी, सबसे ज़्यादा बताया जाएगा। जहाँ दो चीज़ों में तुलना होती है वहाँ पे मध्यमावस्था या उत्तरावस्था होती है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा बुरा बताया जाता है वहाँ पे विशेषण की उत्तमावस्था होगी। जैसे मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा, गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। अब यहाँ पे गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र नदी यानी उसके जैसी कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम है।
सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा पवित्र है, पवित्रता का प्रतीक है। तो सबसे ज़्यादा जो शब्द है, ये शब्द जो है ये अपने को बताता है कि यहाँ पे विशेषण की उत्तम अवस्था होगी, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा या बुरा बताया जाता है, तो वहाँ पे विशेषण की उत्तम अवस्था हो जाएगी। या इस वाक्य को ऐसे भी दे सकता है कि गंगा पवित्रतमा नदी है, गंगा पवित्रतमा नदी है। यहाँ पे पवित्रतम होता तो पुरुषवाचक के लिए, पवित्रतमा जो शब्द है, तम या तमा जो शब्द लगा है वो लगा है स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के हिसाब से तमा शब्द आया है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा या बुरा बताया जाए वहाँ पे विशेषण की उत्तम अवस्था आती है। या मैंने लिख दिया विनोद कक्षा में श्रेष्ठतम है। अब जहाँ पे कक्षा में श्रेष्ठतम यानी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सीधी सीधी बात लिख रहे, विनोद कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार है, तो सबसे ज़्यादा का मतलब भी उत्तम अवस्था होती। या सीधा सीधा लिख दिया विनोद कक्षा में श्रेष्ठतम है, और जहाँ श्रेष्ठतम का अर्थ ही अपने आप में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे वाक्यों में जो है इस तरह के प्रश्न आए तो उत्तम अवस्था होगी, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा या बुरा बताया जाता है विशेषण की, गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। तो आज हमने बात की थी गुणवाचक विशेषण के बारे में, और गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। गुणवाचक विशेषण में किस तरह के शब्द आते हैं, साथ में गुणवाचक विशेषण की तीनों अवस्थाओं के बारे में भी हमने जाना है। तीनों अवस्थाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, और रीट वाले पेपर में जो है इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया है और अब की बार भी पूछे जाने वाला है, यानी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। अब हम आगे वाली क्लास में बात करते हैं विशेषण के तीसरे भेद के बारे में, संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तब तक आप हमारे साथ में निरंतर जुड़े रहें और अपना जो है प्रयास करते रहें और पढ़ाई निरंतर जारी रखें। ऐसे में आप लोगों से सभी से मंगल कामना करता हूँ। साथ में आपका सहयोग व स्नेह निरंतर हमारे साथ बना रहे। आपका सहयोग ही हमारा आत्मविश्वास है। जब तक आपका सहयोग बना रहेगा तब भी हम जो है हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा और निरंतर आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।